नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। होली को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। हुड़दंगबाजी करने वालों की खैर नहीं, जबरन रंग फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी। होली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। होली और शबे बारात के पर्व को सही तरीके से मनाने को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सभी थानों के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि होली पर हुड़दंगबाजी रोकने के लिए पुलिस की टीमें भी गश्त करेंगी। टीम चिन्हित किए गए संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेगी। साथ ही जबरन किसी पर रंग फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सौहार्द का पर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विभिन्न धर्मों के त्योहार एक साथ होते हैं और कहीं कहीं जुलूस भी होते हैं और पर्व होते हैं, तो पुलिस विशेष सतर्कता देखती है। इसको देखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां संवेदनशीलता है वहां पर मीटिंग तो की जा रही है, फ्लैग मार्च भी के लिए भी बताया गया। साथ ही साथ चूंकि इस बार शब बारात और छोटी होली और होली का पर्व साथ ही पड़ रहा है, तो चूंकि दोनों धर्मों के त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं इससे खुशियों से, तो कहीं कोई इसमें शरारती तत्व इसमें कहीं कोई गलत हरकत करके कोई फायदा ना उठाए, इसको देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी पुलिस ने तैयारी कर ली है दोनों ही त्योहारों को लेकर? निश्चित तौर पर अभिषेक, होली के पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई दिनों पहले से ही पुलिस अपनी तैयारी में जुट गई है। हालांकि होली का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिसपे हुड़दंगी काफी सक्रिय हो जाते हैं, बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। उन्हीं पर नकेल कसने के लिए तमाम जो तैयारी है पुलिस ने कर ली है। हालांकि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर तमाम जो थाना क्षेत्र है वहां पर लगातार ही फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप पुलिस का सहयोग करें और अगर कोई हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि होली के पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह तैनात नजर आ रही है। अभिषेक, लेकिन देखिए, मैं तैयारियों और बाकी चीजों पे सवाल तो नहीं संजय, लेकिन एक चीज पे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि दावे हर बार किए जाते हैं। हमने पहले भी देखा है, कोई होली का त्योहार पहली बार तो मनाया नहीं जा रहा है। हर बार हमने देखा है दावे ये किए जाते हैं कि जो हुड़दंगबाज होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ढाक के तीन पात स्थिति वही रह जाती है। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें तमाम पुलिस वायदे करती है और होली के पर्व को लेकर तो तमाम ये भी कहा जाता है कि इस बार जो होली है वो सकुशल संपन्न होगी। हालांकि इसको लेकर सभी थाना जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी लगातार पहले से निर्देशित किया जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि होली वाला दिन होता है, यानी जिस दिन रंग खेलने वाला दिन होता है, उस दिन जो हुड़दंगी होते हैं वो बेवजह लोगों पर रंग डाल देते हैं। हालांकि कई जगह तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि वहां पर पत्थरबाजी जैसे हालात हो जाते हैं। इसी को लेकर तमाम इस बार जो पुलिस है वो विशेष तैयारी कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हरिद्वार के एसएसपी है अजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती है तो वो उस थाना अध्यक्ष पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि जिस तरह से वहां के जो समाज सेवी होते हैं उनसे भी सहयोग की अपील की है, तो कहा जा सकता है कि होली के पर्व को लेकर हरिद्वार जो पुलिस है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अभिषेक, चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। होली को लेकर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी दूरी की ट्रेनें फुल है। खासतौर पर पूर्वांचल राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों के टिकट के लिए मारामारी है। कंफर्म टिकट न मिलने से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री रेल आरक्षण केंद्र से मायूस होकर लौट रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल और आसपास के औद्योगिक इकाइयों में बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग होली पर अपने घर जाते हैं। ऐसे में टिकट न मिलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में होली के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में भी होली को लेकर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांग्रेस ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें हरक सिंह रावत शामिल हुए, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इस होली मिलन समारोह में शामिल हुए। देश भर में होली के त्योहार को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और पिछले 2-3 सालों में कोविड की स्थिति भी काफी ज्यादा रही है, तो ऐसे में अब कोविड की कोई पाबंदियां नहीं हैं, तो इसको लेकर भी होली मिलन समारोह का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। के लोग विशेष करके जो कांग्रेस में पिछले लंबे समय से सक्रिय नहीं है, उन सबके घरों पे जाकर उनको उनसे बातचीत करना, उनको फिर से सक्रिय करना कर रहे हैं सभी धर्म के लोगों के साथ, जातियों के साथ, क्योंकि राजनीति में तो सबको साथ लेके चलना होता है। हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेके चलना होता है और तभी सक्सेस मिलती है। देवभूमि उत्तराखंड में होली को लेकर उत्साह का माहौल है। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू की अगुवाई में लक्सर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेली और प्रदेश और देश में अमन और शांति की कामना की। वहीं कार्यकर्ताओं ने होली के मौके पर आपसी रंजिश और बुराइयों को त्याग कर शांतिपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। तो देखिए जगह जगह होली मिलन समारोह, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि होली का त्योहार जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि होली की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। ऐसे में लक्सर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी फूलों की होली खेली गई। किसी के साथ दुश्मनी भी हो। आज होली के इस पावन अवसर पर अपनी प्रदेश की और देश की सरकार को यही कहना चाहता हूं कि हमारा देश का किसान शोषित है, पीड़ित है। इसके बारे में भी कुछ होली के रंग अलग से अगर सरकार कर दे तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी सरकार की तरफ से होगी। गन्ने की एमएसपी को लेकर उत्तराखंड में घमासान छिड़ गया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने इस साल गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यानी इस बार बीते साल की दरों पर किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाएगा और इसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी भी है। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि यह उत्तर प्रदेश ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार के इस फैसले के बाद गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस मुद्दे पर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस ने गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। किसानों की अगर चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। कांग्रेस अपने जमाने में देखे कि क्या उस समय किसानों का गन्ना मूल्य की अगर बात करते हैं तो कितना बढ़ाया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसानों की हर समस्या को उनका जो है सम्मान करते हुए निराकरण करेंगे। ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। दूसरे प्रदेशों को देख देख के ही यदि धामी सरकार को चलना है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देखिए, वहां किसानों के लिए कितना बेहतरीन काम हुआ है। जो गरीब तबका है उसके लिए 70% दवाइयों में पूरी तरह से छूट है और किसानों के लिए तो उन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अगर दूसरे प्रदेशों से ही सिखलाई लेनी है तो फिर अच्छी बातें तो कांग्रेस की सरकारों से सीखी जा सकती हैं। और किसान वाकई आज बहुत बेजार है, हताश है, उनको कुछ ना कुछ आपको सहायता करने की जरूरत है। और गन्ना किसानों का तो बकाया मूल्य आपने अभी तक नहीं दिया, समर्थन मूल्य की तो बात कहां से करें। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सवाल तो वाजिब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर गन्ने के एमएसपी में के दाम नहीं बढ़ाए तो फिर इसका मतलब है उत्तराखंड की सरकार भी ना बढ़ाए। ये क्या लॉजिक क्या है ये?
बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके बाद लगातार ही जो किसान है वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब जो राजनीति है वो भी पूरी तरह गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से सरकार ने वायदे किए थे, विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उन दिनों लगातार किसानों से बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो गन्ने का भुगतान है वो समय से होगा, जो एमएसपी है उसमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन जो वायदे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब लगातार किसान पूरी तरह आंदोलन करने को तैयार है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मांग रहा है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह उत्तराखंड में एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं लगातार ही सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि इस पर अब लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों की आय है उसको दुगनी करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है, बैठकें की जा रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो संजय, इसमें सवाल तो ये भी उठेगा ना कि आखिर आप जो काम कर रहे हैं अपनी सूझबूझ से नहीं, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है उसी को आप फॉलो कीजिए, यानी सारे काम वही कीजिए जो यूपी सरकार कर रही है। बिल्कुल लगातार ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार चल रही है वो सही नहीं है। अगर दूसरे ही राज्यों की सरकार की तरह चलना है तो राजस्थान में जिस तरह सरकार है या फिर अन्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों को देखकर उत्तराखंड की सरकार चलाई जाए। हालांकि इसको लेकर अब जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, इसका किस तरह से किसानों को फायदा मिलता है या फिर फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के। जन औषधि दिवस पर इस समय एक कार्यक्रम हो रहा है जहां बोल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लिए चलते हैं आपको। हमारे उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य और हमारी दीदी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, और राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश जी एवं सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, सभी स्वास्थ्य उपचार में अपना सहयोग देने वाले हमारे विद्यार्थीगण, मैं सबसे पहले तो आज जन औषधि दिवस की और होली की दोनों की आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना अत्यधिक आवश्यक है, और इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी बनाए रखना, यह भी हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। और जहाँ एक तरफ हम स्वयं को स्वस्थ रखें, वहीं दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य विभाग का भी यह हेतु ही होना चाहिए कि अपने साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए उनको भी हम स्वस्थ रखें। क्योंकि एक मनुष्य का शरीर ही है जो ऐसी मशीन है, जिस मशीन में ऐसे यंत्र लगे हैं कि जिन यंत्रों का निर्माण हमारा जो ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान वह भी नहीं कर पाया। ऐसी कौन सी मशीन होगी कि हम रोटी का एक टुकड़ा पेट के अंदर डालते हैं और वो पूरा एक्टिवेशन शुरू कर देता है। क्यों डॉक्टर आर राजेश जी?
ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, इंसुलिन बनने की प्रक्रिया और सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि जो है पानी अलग डाल देती है, खून अलग डाल देती है उसमें से, और जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये शरीर ही है जो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ये अनमोल है हमारे लिए। और ये इसमें एक ऐसा इंजन लगा है जो 24 घंटे चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। और ये हमारा शरीर ही है, एक ऐसा यंत्र है, इसमें एक ऐसा यंत्र भी लगा है जो 24 घंटे सोचता रहता है, विचारता रहता है, और 1 मिनट में भी उसमें सैकड़ों से ज़्यादा जो है विचार आते हैं और चले जाते हैं। वो है हमारा मस्तिष्क। क्या किशोर भाई, क्या कह रहे हो आप? दिमाग। ये शरीर हमारा कितना कीमती है, हम इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि क्या आपका एक हाथ काट के जो है दूसरे को दे देते हैं, या आप मुझे दे दो, तो उससे अगर हम पूछें कि दे सकते हो क्या, तो उसका स्पष्ट जवाब होगा कि मैं नहीं दे सकता। गरीब से गरीब आदमी को भी आप पूछेंगे तो वो भी क्या कहेगा, नाना जी मैं नहीं दे सकता। जब हमारा शरीर इतना बहुमूल्य है, बहुमूल्य नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है। और जब बीमारी लग जाती है तो महंगी दवाइयाँ भी हमको खरीदनी पड़ती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर, इन सब का विचार करके, जैसा आदरणीय हमारे स्वास्थ्य सचिव से शुरू होकर हमारे सभी वक्ताओं ने, धन सिंह जी ने, आदरणीय नरेश जी ने, कल्पना जी ने, जो भी वक्ताओं ने यहाँ से बोला, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोनों में लोगों तक जो सस्ती दवा पहुँचे उसकी सुनिश्चितता करने के लिए देश भर के अंदर जन औषधि केंद्र खोले गए। और यह भी आगामी वर्षों में लक्ष्य रखा गया है कि ये 10,000 पूरे देश के अंदर हो जाए। और 20,000 करोड़ रुपए की अभी तक कितने प्रतिवर्ष इसकी बचत होती है। और इसमें जहां दवाइयां सस्ती मिलती हैं, वहीं जो सर्जिकल उपकरण हैं, अन्य चीज़ें हैं, प्रोटीन पाउडर, माल्ट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्यूनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि जैसे कई दवाएं और न्यूट्रासिकल्स उत्पाद, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और पिछले 8 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को ये दायित्व उनको मिला, तो पूरे भारत के अंदर अनेकों अनेक योजनाएं ऐसी चली हैं जिन योजनाओं को वास्तव में लोगों को, जिनकी आवश्यकताएं थी, जिनकी जरूरत थी, एक सामान्य व्यक्ति को और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले को कहा गया कि में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वह इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उसने काम करना प्रारंभ किया, और हमारे राज्य की सरकार भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम सामान्य व्यक्ति को, आम व्यक्ति को इलाज उसका सुनिश्चित करेंगे। उसको लेकर डायलिसिस के बारे में, अन्य जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क चल रही है, मिशन खुशियों की सवारियां चल रही हैं, और अनेकों अनेक योजनाएं, और आयुष्मान भारत योजना, उसमें तो वास्तव में हमारे प्रदेश ने बहुत तेजी से काम किया है। और हमने भी अस्पतालों के साथ बैठकर भी और अस्पताल के संचालकों के साथ भी लगातार, चूँकि पहले के वर्षों में ये होता था कि कई बार उनको जो इलाज के लिए जो धनराशि उनकी खर्च होती थी
उसको मिलने में काफ़ी समय लग जाता था हम लोग। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।